हेलो गाइस व्हाट्सअप आई एम रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश एडुटेक। तो आज आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो इस कोटेशन के साथ आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। और जैसा कि आप सबने देखा होगा कि थंबनेल में देखा होगा कि आज का सेशन जो है हमारा वो स्टैटिक जीके और करंट इवेंट्स पर रिलेटेड है, जो कि जनवरी 2021 से फेब 2021 के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। और मैंने बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सोर्स को फॉलो करके एक 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सबको तो पता ही होगा कि करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम में कितना अहम रोल प्ले करता है। एक तरह से कहा जाए ये एक अलग ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथ साथ मैं इस वीडियो की खासियत में बताना चाहूँगा आप सबको कि इसमें मैंने ऑप्शन के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन को आप सब ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल जाने पर हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी जलवाष्प और पानी की एक उप उत्पाद जारी करता है। ऑप्शन ए है नीला हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ग्रे हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ग्रीन हाइड्रोजन, ऑप्शन डी काला हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की जनजाति नहीं है। क्वेश्चन के वर्ड को समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की जाति नहीं है। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी चकमा, ऑप्शन सी हलम, ऑप्शन डी टोडा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टोडा। टोडा क्या है, एक तमिलनाडु की जाति है। और बाकी जो ऊपर का तीनों दे रखा है भील, चकमा और हलम, ये त्रिपुरा की जनजाति है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि टोडा। और इस राज्य में त्रिपुरा में लगभग 19 जनजातियां रहती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से टिपरा लैंड के बारे में सही कथन चुने। पहला कथन कह रहा है कि टिपरा लैंड त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के भीतर एक राज्य है और यह आईपीएफटी राजनीतिक दल की मांग है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन ए मिनिकॉय और मालदीव को, ऑप्शन बी मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, और ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, मिनिकॉय और मालदीव को। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा स्टेट अलग करता है, तो वो पल्क स्टेट है। वो कौन सा स्टेट है, पल्क स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नज़दीकी भूस्खलन से गुजरने वाला एक व्यापक खुला जलमार्ग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी गल्फ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चैनल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल के बारे में सही कथन चुने। पहला कथन है यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है जो इसे नाम देता है। अब दूसरा कथन है यह भारत और म्यांमार को अलग करता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक के, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि केवल एक। केवल एक यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है जो इसे नाम देता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि फास्टैग के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन, इसका जो कथन है पहला कह रहा है इसमें टोल प्लाजा पर नगद और कैशलेस लेन देन दोनों शामिल है। और ऑप्शन दूसरा जो कथन है वो कह रहा है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आप लोगों को पता होगा कि नितिन गडकरी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि सभी टोल प्लाजाओं पे फास्टैग सभी गाड़ियों पे फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इससे क्या होगा, कैशलेस को बढ़ावा मिलेगा और नगद टोल जो जमा होता था वो नगद टोल अब नहीं जमा होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ठीक है, केवल दो। अगर इसमें नगद नहीं होता तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही होता है, लेकिन इसमें नगद है तो ये ऑप्शन ए पहला कथन गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी केरल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो त्रिपुरा। त्रिपुरा में प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली पहली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में महिलाओं को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ओमान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयलाकांत क्या है, एक डायनासोर, ऑप्शन बी एक मछली, एक मकड़ी, एक सांप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए फिश, एक मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध कथनों में से कोयलाकांत के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है यह एक प्राचीन सफ़ेद शार्क है। ऑप्शन 2 पाई गई उस मछली के जीवाश्मों का अनुमान क्रेटेशियस युग से है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी केवल इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ठीक है, केवल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRPC के किस अधिनियम में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए 438, ऑप्शन बी 432, ऑप्शन सी 436, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। CRPC में एंटीसिपेटरी बेल की कोई अवधारणा निहित नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की अनुपस्थिति के मामले में क्या होता है। और पहला कथन कह रहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति को उसके गृह नगर या होम टाउन से गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर हो। दूसरा कथन है पुलिस जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति को अपने गृह नगर या होम टाउन से गिरफ्तार कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। आइए थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के अभाव में किसी अन्य राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को अपने होम टाउन से आवेदन करने का अवसर दिए बिना गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, आवेदन नहीं करेगा तब भी उसे गिरफ्तार कर लेगी। व्यक्ति के पास एकमात्र विकल्प नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा और एक बार उस राज्य में ले जाया जाना होगा जहां मामला दर्ज किया गया है, मतलब कंसर्न्ड स्टेट में ले जाया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 के बारे में सही कथन चुनें। और पहला कथन है विधेयक 1963 के प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम की जगह लेगा। और दूसरा कथन है हमारा यह राज्यसभा में पारित होना बाकी है। ऑप्शन ए कह रहा है इसका केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्यसभा ने 10 फरवरी 2020 को मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 पारित किया। यह बिल 1963 के मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट्स की जगह लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल किसने और कहाँ पेश किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आप सबके लिए ले आया हूँ, और आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है यार, बहुत मेहनत लगते हैं वीडियोस को बनाने में। सो अगर आप रिस्पांस देंगे तभी मेरा भी मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा, और इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे और बहुत सारे कोर्सेज को मैं लेकर आप सबके बीच आऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल किसने और कहाँ पेश किया था। ऑप्शन ए लोकसभा में मनसुख मांडविया ने, राज्यसभा में मनसुख मांडविया ने, लोकसभा में नितिन गडकरी ने, और ऑप्शन डी है लोकसभा में स्मृति ईरानी ने। ठीक है, तो ये पेश किए थे लोकसभा में मनसुख मांडविया ने। इन्होंने 12 मार्च 2020 को ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल पेश किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्विटर की उत्पत्ति किस देश में हुई है। ठीक है, ट्विटर का ओरिजिन कंट्री कौन सा है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से टर्टल्स के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन ए, उनके पास 4 लेग्स जैसे क्लब हैं, वे शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस जानवर हैं, इनके जीवन का काल 150 वर्ष है। ऑप्शन डी, वे 700 किलोग्राम तक वजन वाले कछुओं से बड़े हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए टर्टल्स के पास क्या होता है, फ्लिपर्स या वेवेड पैर होते हैं, और सर्वाहारी जानवर है। यह क्या है, ओमनीवोरस है, ना कि हर्बीवोरस है। ठीक है, टर्टल्स क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, और इनका जीवन काल जो होता है 20 से 40 वर्ष तक होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस राज्य सरकार के अनुसार महिलाओं को अपने पति की पैतृक संपत्ति का सहस्वामित्व अधिकार मिलेगा। ऑप्शन ए केरल, उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऑर्डिनेंस लाया है जो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व अधिकार को दिलवाएगा यानी कि सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसबर्ग के लिए सही है। ऑप्शन ए, यह बर्फ का टुकड़ा है जो कि ग्लेशियर से टूट गया है। ऑप्शन बी, आइसबर्ग समुद्री धाराओं के खिलाफ चलता या ट्रेवल करता है। कथन ये हमारा था, पहला दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, और केवल ऑप्शन ए बी ऑप्शन केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। यह बर्फ का एक टुकड़ा है जो ग्लेशियर से टूट गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है दक्कन का पठार के भूगोल के बारे में सही कथन चुने। पहला कथन कह रहा है कि दक्कन प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, और दूसरा कथन कह रहा है दक्कन की उत्तरी पश्चिमी सीमा छोटा नागपुर पठार द्वारा चिन्हित है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भोर घाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चंदेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहन राजवंशों ने भोर घाट के प्राचीन मार्ग का विकास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्यों को बनाने की शक्ति है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 3 में ये
प्रोविज़न दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास राज्य बनाने, किसी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम बदलने की शक्ति अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दी गई है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आगे, गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष विलय किया गया था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1949। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1961। पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1961 में दमन और दीव और गोवा को भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन हमारा पहला है गोवा, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पुडुचेरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गोवा को 1987 में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टेथोस्कोप को स्टेरलाइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारत में उपयोग में लाया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है स्टेथोस्टेट, ऑप्शन बी स्टीरियोस्टेट और एक्सेस, और ऑप्शन डी ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टीरियोस्टेट। स्टीरियोस्टेट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट स्टेरलाइज द स्टेथोस्कोप। यह अपने डायफ्रेम को रोगजनकों से साफ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई युवा योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ऑप्शन ए BIRAC, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी NBRI। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए BIRAC। ठीक है, ठीक है, एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च। ई युवा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना एक ऐसी योजना है जिसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC के द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? BIRAC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाला पहला गेंदबाज कौन है? ऑप्शन ए जे बुमराह यानी कि जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी जहीर खान, ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि R अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लिए हैं और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस तरीके से कोई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? R अश्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ई छावनी पोर्टल क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा, यह पूरे भारत में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि यह उत्तर पूर्व भारत के कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। ऑप्शन सी कह रहा है यह जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। ऑप्शन डी कह रहा है कि यह गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह ने पूरे भारत के 62 कंटेनमेंट बोर्डों में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 27। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में इस समय 28 राज्य हैं। ठीक है, वे राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार ये हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 28। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी ऑप्शन अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और फेडरेशन नहीं है। स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनें। तो ऑप्शन ए कथन पहला है कि केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को संविधान के 8वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और दूसरा कथन है पुडुचेरी को 1954 के बाद भारतीय गणराज्य में मिला दिया गया था। तो कथन देखते हैं, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। पुडुचेरी को 1954 के बाद भारत गणराज्य में मिला दिया गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी हुगली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलवारी पुल एक प्रस्तावित पुल है। यह असम और मेघालय को कनेक्ट करेगा, असम और मेघालय को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा धुबरी फुलवारी पुल के बारे में सही कथन चुने। पहला कथन कह रहा है एक बार निर्माण करने के बाद यह दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा, और दूसरा कथन कह रहा है कि मेघालय में फुलवारी और असम में धुबरी के बीच की दूरी को 200 किलोमीटर से घटाकर 19 किलोमीटर कर देगा। ऑप्शन पहला सुनिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा केवल दो, यानी कि यह मेघालय में फुलवारी और असम में धुबरी के बीच की दूरी को 200 किलोमीटर से घटा करके 19 किलोमीटर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैबिनेट द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के नवीनतम संशोधनों के अनुसार कौन सा निकाय किशोरों द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति का निर्धारण करेगा? तो ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी किशोर न्याय बोर्ड, ऑप्शन सी दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम में नवीनतम संशोधनों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड अपराध की प्रकृति का निर्धारण करेगा, यानी कि किशोर न्याय बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सजा क्या है? ए 7 साल, बी 6 साल, सी 5 साल, डी 1 साल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए 7 साल। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सजा कितनी है? 7 साल की न्यूनतम सजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन ए है हमारा आनंद मठ, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी विश्वभक्ष, ऑप्शन डी केसरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, यानी कि आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। एक उपन्यास था, बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मंगल पर नासा का प्रिजर्वेंस रोवर कब उतरा? ऑप्शन ए 16 फरवरी 2021 को, ऑप्शन बी 18 फरवरी 2021 को, ऑप्शन सी 20 फरवरी 2021 को, ऑप्शन डी 19 फरवरी 2021 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर प्रिजर्वेंस रोवर का सफलतापूर्वक उतारा गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 18 फरवरी 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी मनेज मुकुंद नरवणे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, यानी कि ये अध्यक्षता कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम सेतु अंडर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन चुनें। यह अध्ययन पुरातात्विक, एंटीक्विटीज़, रेडियोमेट्रिक और
थर्मोल्यूमिन थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग पर आधारित होगी। और दूसरा कथन हमारा, इस अध्ययन का उपयोग संरचना की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा। कथन देखते हैं। कथन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। यह अध्ययन पुरातात्विक, एंटीक्विटीज, रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग पर आधारित होगा, जो भूवैज्ञानिक, टाइम स्केल और अन्य सहायक पर्यावरणीय डेटा के लिए सहायक होगा। इसका उपयोग स्ट्रक्चर की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिसमें कोरल या प्यूमिस पत्थर शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एडम ब्रिज के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन ए, यह 48 किलोमीटर लंबा पुल है। ऑप्शन दूसरा कथन है, पुल भारत और मालदीव के बीच सैंड स्टोन से बना है। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह 48 किलोमीटर लंबा पुल है। आइए थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के 48 के बीच, यानी कि भारत और इंडिया एंड श्रीलंका के बीच, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबा पुल है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार वानर सेना ने राम को पार करने के लिए लंका तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा बताया जाता है कि यह कोरल या प्यूमिस पत्थर से मिलकर बना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन सी 2007। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2009, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में से किसने जारी किया था। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व व्यापार केंद्र, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 2009 में पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिसंबर 2020 में निर्धारित आईसीसी के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 साल। भारत की खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूनतम आयु नीति सुधार शुरू की है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा निर्धारित खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु नीति के बारे में सही कथन का चयन करें। देशों के पास उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि विकल्प है, ये तो कथन सीधे सीधे गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा से पहले आयु सीमा नहीं थी। ऑप्शन सी हमारा है, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और साइबर उपयोग के बारे में सही कथन का चयन करें। और कथन हमारा पहला है, 2019 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। और दूसरा कथन है, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 मिलियन है। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 मिलियन हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईसीसी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन ए हसन राजा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी वसीम अकरम, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हसन राजा। पाकिस्तान के हसन राजा के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है। अपना पहला मैच खेलते वक्त उनकी उम्र 14 वर्ष थी, लेकिन 15 वर्ष से कम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस साल के केंद्रीय बजट के इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार क्या हो रहा है। ऑप्शन ए पहली बार है जब बजट को एक महिला मंत्री ने लगभग 2 बार पढ़ा। ऑप्शन बी ऐसा पहली बार है कि बजट पेपरलेस होगा। ऑप्शन सी ऐसा पहली बार है कि निचले सदन में बजट की घोषणा की जाएगी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस बार पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए नवाचार और बुनियादी ढांचा। ऑप्शन बी महामारी में आर्थिक सुधार। ऑप्शन सी नीति में सुधार। ऑप्शन डी कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 वॉरियर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोविड-19 वॉरियर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रॉक्सिमल ऑप्टिमिटी फ्यूज के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन कह रहा है कि निकटता फ्यूज, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एक फ्यूज है जो स्वचालित रूप से एक विस्फोटक डिवाइस को विस्फोट करता है जब लक्ष्य की दूरी पूर्व निर्धारित मूल्य से कम हो जाती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह अनुमान लगाया गया है कि यह अन्य फ्यूज की तुलना में 5 से 10 गुना तक घातकता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है। ऑप्शन ए शाहीन। ऑप्शन बी ब्रह्मोस। ऑप्शन सी हेलफायर। ऑप्शन डी हार्पून। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस पूरी दुनिया में सबसे तेज मिसाइल है कि जो कि इंडिजिनस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीन टैक्स के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है 8 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से वसूला जाना चाहिए। और दूसरा कथन है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ऑप्शन ए केवल 1। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी। ऑप्शन ए विद्युत गाड़ियाँ। ऑप्शन सी एसयूवीज। ऑप्शन सी सार्वजनिक परिवहन की बसें। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विद्युत गाड़ियों को छूट मिलेगी। वाहनों जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी इत्यादि खेती में उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टीलर इत्यादि को ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी भारत के राज्यपाल। ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल को ध्यान रखिएगा आप सब, अनुच्छेद 2017 के खंड 1 के तहत नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फेमस थर्ड जज केस के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए इसका निर्णय 1993 में दिया गया था। और दूसरा कथन है सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम का विस्तार 3 के बजाय 5 सदस्यीय निकाय के लिए किया था। पहला ऑप्शन देखते हैं केवल 1। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम का विस्तार 3 के बजाय 5 स्तरीय निकाय के लिए किया था। ठीक है, तीसरे न्यायाधीश के मामले का निर्णय 1998 में दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति के सुझाव पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लासी क्या है। लासी ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल एंटीजन स्टडी इन इंडिया। ऑप्शन सी लैटेंट एंटी एजिंग स्टडी एजिंग साइंस। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया यानी लासी वेव 1 रिपोर्ट जारी किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लासी के संबंध में सही कथन चुनें। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत में उम्रदराज हो रहे आबादी के स्वास्थ्य
आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। ऑप्शन बी कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है, यह भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो सामाजिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर वृद्ध आबादी के लिए नीतियों और कार्यक्रम बनाने के लिए उद्देश्य से लॉन्गिट्यूडनल डाटाबेस प्रदान करता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, पहला केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हरित बॉन्ड क्या है? व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में पहला कथन देखते हैं कि हरित बॉन्ड एक प्रकार से धन जुटाने का एक निश्चित साधन है जो विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए आरक्षित है। दूसरा कथन है, यह निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान करता है। तो देखते हैं पहला इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हरित बॉन्ड एक प्रकार से धन जुटाने का एक निश्चित साधन है जो विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए आरक्षित है। यह निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? ऑप्शन ए कैटरीना, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी सैंडी और ऑप्शन सी इसाइयस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वायु। वायु 2019 में भारत में आने वाला चक्रवात है। बाकी सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में आए हुए चक्रवात हैं। ये कैटरीना, सैंडी और इसाइयस ये तीनों जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले चक्रवात हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर्थ उद्योग भारत 4.0 के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी IITD-AIA फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बारे में सही कालक्रम चुनें। ऑप्शन ए रेवोल्यूशन इन 1800 वाटर पावर मैकेनाइजेशन स्टीम पावर, ऑप्शन बी रेवोल्यूशन इन 1800 स्टीम पावर वाटर पावर मैकेनाइजेशन रेवोल्यूशन इन 1800 वाटर पावर स्टीम पावर, ऑप्शन डी रेवोल्यूशन इन 1800 मैकेनाइजेशन वाटर पावर स्टीम पावर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि औद्योगिक क्रांति की समय सीमाएं हैं रेवोल्यूशन, मैकेनाइजेशन, वाटर पावर एंड स्ट्रीम पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल क्रांति को किस औद्योगिक क्रांति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए उद्योग 2.0, ऑप्शन बी उद्योग 3.0, ऑप्शन सी उद्योग 4.0, ऑप्शन डी उद्योग 5.0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उद्योग 4.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी फीसदी की रफ्तार से ग्रोथ करने की उम्मीद जताई है? तो ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 11.5%, ऑप्शन सी 12.5%, ऑप्शन डी 6.5%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11.5%। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी के आगामी वित्त वर्ष में काफ़ी तेज़ी से रिकवर करने की उम्मीद है। IMF ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज 11.5% की रफ्तार ग्रोथ करने की उम्मीद जताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन ए इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी IMF को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। और देखते हैं तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IMF को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन वॉच क्या है? ऑप्शन ए जर्मनी में एक मल्टी मिलियन घड़ी कंपनी है, ऑप्शन बी है गैर सरकारी संगठन है, ऑप्शन सी जर्मनी की सबसे बाहरी सीमाओं पर एक सेना की बटालियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक NGO है। जर्मन वॉच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन ए 21वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 16वीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7वीं। यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतावली प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस कारण से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन ए अपनी ही पार्टी के बीच समर्थन का अभाव, ऑप्शन बी कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना, ऑप्शन सी सेना के खिलाफ षड्यंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि होलोकॉस्ट रिमेम्ब्रेंस के संबंध में सही कथन का चयन करें। और पहला कथन है यह हर साल 29 जनवरी को मनाए जाने वाला एक दिन है। और दूसरा कथन है कि यह नाजी द्वारा यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार के पीड़ितों के लिए यादगार दिन है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। 27 जनवरी को इजराइल होलोकास्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है। होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था, मतलब यहूदियों को डिमोलिश करने का। यह दिन पीड़ितों के लिए स्मारक दिवस के रूप में हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। 1941 और 45 के बीच नाजी जर्मनी द्वारा यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार किया गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महिला एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रशिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। 2022 महिला एशियाई कप 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसकी पुष्टि एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के बारे में सही कथन चुनें। और पहला कथन है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन है इसे जुलाई 1983 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। IGMDP डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था और 1983 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DRDO ने हाल ही में आकाश एनर्जी मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें NG क्या है। आकाश NG मिसाइल, नॉट एनर्जी मिसाइल, आकाश NG मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें NG क्या है। NG ऑप्शन देखते हैं। नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन, ऑप्शन बी न्यू जेनेसिस, नई उत्पत्ति, ऑप्शन सी नवग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यू पीढ़ी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा से, ठीक है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है यह रेलवे स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत होने वाला पहला है। दूसरा कथन है जल प्रबंधन के लिए सुविधाएं यहां मौजूद नहीं होंगी। और कथन है पहला केवल एक, कथन दूसरा केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। गुजरात का केवड़िया स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इको वाटरलेस यूरिनल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जल प्रबंधन की सुविधाएं हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है कि इसे केवल ऊपरी सदन के सदस्यों द्वारा संसद में लाया जा सकता है। दूसरा कथन है सेंसर का मतलब है मजबूती से अस्वीकृति व्यक्त करना या अत्यंत कठोर या आलोचना प्रदान करना। ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। यह प्रस्ताव वास्तव में अपोजिशन द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति असंतोष प्रकट करने या सरकार के कार्यों की निंदा के लिए निचले सदन में लाया जाता है, ना कि ऊपरी सदन में लाया जाता है। यानी कि लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। निंदा प्रस्ताव को मिनिस्टर ऑफ काउंसिल किसी एक मंत्री या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध उनकी नीतियों का विरोध करने या उनके द्वारा काम न करने के विरोध स्वरूप पेश किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है इसका मतलब है कि केवल प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास व्यक्त करना। दूसरा कथन है यह प्रस्ताव न केवल प्रधानमंत्री बल्कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी पारित किया जाता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाता है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई किया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे विपक्ष द्वारा लोकसभा में केंद्र सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है। यह प्रस्ताव संसदीय मतदान द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं होता है, ये मैंडेटरी नहीं है इसका कारण बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को 1 साल बाद त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री के साथ त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री और उसके पूरे जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं होता है। यह लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत को देखने के लिए लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है ऐसा बॉन्ड निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देकर निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। दूसरा कथन हमारा है कि यह केवल प्रोजेक्ट के लिए निजी निवेशकों को आकर्षित करेगा। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। सामाजिक प्रभाव बॉन्ड में अनुबंध से पहले परिणाम आधारित लक्ष्य रखा जाता है। ऐसा बॉन्ड निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देकर निवेशकों के प्रति पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करते हैं। सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु इस बॉन्ड की शुरुआत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अधिक निवेशकों को आकर्षित करेगी और निवेश घाटे को पूरा करने में भी मदद करेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला, अर्थव्यवस्था का प्रकार बताएं जब अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी और उसके बाद एक तेज वृद्धि होती है। तो ठीक है, के शेप्ड इकोनॉमी, यू शेप इकोनॉमी, वी शेप इकोनॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वी शेप इकोनॉमी। ठीक है, वी शेप इकोनॉमी। वी शेप रिकवरी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, गहरी पहले मंदी आती है जैसा कोरोना काल में आया था और उसके बाद एक तेज वृद्धि शामिल है। कोरोना के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी होने लगी। वी शेप रिकवरी का नाम अर्थव्यवस्था की मंदी और पुनरुद्धार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राफ के आकार से लिया गया है जो वी जैसा दिखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वी शेप्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश विश्व का प्रमुख एफडीआई वर्ल्ड्स लीडिंग एफडीआई डेस्टिनेशन बन गया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कोविड-19 महामारी के बीच चीन ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में दुनिया का अग्रणी स्थान बनने में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है। देश ने कोरोना वायरस के प्रसार को जल्दी से नियंत्रित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
होगा? ऑप्शन ए चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कारों के बारे में सही कथन का चयन करें। और पहला कथन क्या कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ऑप्शन दूसरा कथन कह रहा है यह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 2 साल में सम्मानित किए जाते हैं। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है केवल एक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाता है। पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो राष्ट्रपति का देश के नाम अभिभाषण या संबोधन होता है, उसी में ये तीनों पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टर निवेदिता फ्लैग के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है फ्लैग में लाल और पीले रंग शामिल थे। दूसरा कथन है कि इसमें सत्यमेव जयते बोल्ड अक्षरों में लिखा था। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। सिस्टर निवेदिता के फ्लैग में लाल और पीले रंग शामिल थे। इसमें लाल स्वतंत्रता संग्राम और पीला जीत के प्रतीक को दर्शाता है। इसमें बंगाली में वंदे मातरम लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है उनका जन्म कटक में हुआ था और दूसरा कथन है उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस के लिए राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ए सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। प्रभाती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस यानी के घर हुआ था। उनके माता का नाम जानकी नाथ बोस और पिता का नाम प्रभाती दत्त बोस था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा झंडा अपनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1931। 1931 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें केंद्र में महात्मा गांधी के चरखा के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरा सहित 3 रंग शामिल हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारत के प्रधानमंत्री को सबसे कम समय के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी बीपी सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा को सबसे कम समय के लिए चुना गया था। वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई से 9 जून 1964 तक और फिर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कार्यालय संभालने वाले सबसे बड़े प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और डी HD देवगौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 2 साल या 126 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। वह 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले और सबसे पहले पद से इस्तीफा देने वाले सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के बारे में सही कथन चुने। कथन है पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर से विशेष पगड़ी पहनी थी। और दूसरा है कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कर्नल बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर्स थे और उन 20 भारतीय सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान वैली में चीन के साथ झड़प में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर से विशेष पगड़ी पहनी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद सेशन, ऑप्शन बी लखनऊ सेशन, ऑप्शन सी हरिपुरा सेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 19 से 22 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। 1938 में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री को उन्हीं की सत्तारूढ़ पार्टी से निकाला गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ईरान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को संसद को भंग करने के अपने फैसले पर सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी से निष्कासित कर दिया गया है। 24 जनवरी 2021 को आयोजित पार्टी के समूह की बैठक में एक केंद्रीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री को पार्टी से निकाला गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू, और ये हमारे भारत का एक पड़ोसी देश भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज क्या है? पहला कथन है यह भारत के पूर्व पड़ोसी देश जैसे म्यांमार का प्रबंधन करने की पहल है। दूसरा कथन है चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की पहल और नीतियों को बनाना है। ऑप्शन देखते हैं केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है कि एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों की भलाई के लिए हाल ही में भारतीय शहरों और सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाने के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाल्कन ने इस साल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 143। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 143। एलन मास्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसने फाल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। नए रिकॉर्ड के साथ स्पेसएक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसने फरवरी 2017 में एक लॉन्च में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में तैनात किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी दी गई थी? ऑप्शन ए 51 बंदूकों की सलामी, ऑप्शन बी 21 बंदूकों की सलामी, सी 11 बंदूकों की, ऑप्शन डी 19 बंदूकों की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 बंदूकों की सलामी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के बारे में सही कथन चुनें। पहला, मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया था। दूसरा, इस साल परेड भी कम होगी। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है और इस साल परेड भी कम ही हुई थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस साल राजपथ से परेड कहाँ गई थी? ऑप्शन ए इंडिया गेट, राजीव चौक, नेशनल स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेशनल स्टेडियम। इस वर्ष परेड अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नेशनल स्टेडियम तक गई थी, यानी कि राजपथ से चलकर नेशनल स्टेडियम तक परेड गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनें। पहला, इसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। दूसरा, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधी 2 है। ऑप्शन देख लेते हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे ध्वज में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई की चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधी 2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र भी है जिसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, ऑप्शन बी देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, ऑप्शन सी शांति और सच्चाई को दर्शाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के चरखे के पहिए से, ऑप्शन सी भगवत गीता में समय का संकेत करते हुए पहिए से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है और इसकी सारनाथ से लिया गया है और इसकी जो इसमें 24 तिलियां हैं अशोक चक्र में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, WEF, WTO, UNO। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह हर साल रिलीज होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी WEF। 100 क्या है? ऑप्शन ए चीन द्वारा बनाया गया एक हथियार, DRDO द्वारा निर्मित एक एयरफील्ड हथियार, ऑप्शन सी DRDO द्वारा निर्मित बाइक एम्बुलेंस, ऑप्शन डी इसरो द्वारा निर्मित अंतरिक्ष इंजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक आई जेट इंजन से उड़ीसा तट से दूर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 के बारे में सही कथन चुने। पहला कथन, इसका निर्माण HAL और इसरो द्वारा किया गया। ऑप्शन दूसरा कथन है, इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह के उड़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के एक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया गया। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड का जो समारोह का समापन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पहला है बीटिंग रिट्रीट, रिट्रीटिंग परेड, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 26 जनवरी के 3 दिन बाद यानी कि 29 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया जाता है। तो मैं आज ये 100 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट सीरीज आप सबके लिए लाया, आप सबके लिए बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पिक करके लिए लाया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये मेरा 100 क्वेश्चन की सीरीज जो कि जनवरी 2021 से फरवरी 2021 तक जो करंट अफेयर्स उस पर बेस्ड था और कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट को मैंने इंक्लूड किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप सब इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार देते रहें। और अंत में, वीडियो के अंत में, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसा कि फ़ोटो में देख रहे होंगे, ये है APJ कलाम साहब। इनके द्वारा लिखित कुछ 25 पुस्तकें हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं और उनके राइटर कौन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला है इंडिया 2020 विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है, ये 1998 में पब्लिश हुआ था। दूसरा है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये 1999 में पब्लिश हुआ था। तीसरा है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, ये प्रकाशन 2002 में हुआ था। अगला है हमारा द ल्यूमिनस स्पार्क्स ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, ठीक है, इसका जो पब्लिशमेंट ईयर है वो 2004 है। अगला जो है बुक हमारा वो है गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, इसका जो पब्लिशमेंट ईयर है वो 2005 है। इसके जो सह लेखक है वो अरुण तिवारी है। अगला जो है मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, ठीक है, इसका पब्लिशमेंट ईयर 2005 है। अगला जो है इंस्पायरिंग थॉट्स, ठीक है, कोटेशन सीरीज़, इसका जो पब्लिशमेंट ईयर है वो 2007 है। अगला जो बुक है हमारा अब APJ अब्दुल कलाम साहब का यू आर बॉर्न टू ब्लॉम्स,
यानी कि टेक माई जर्नी बियॉन्ड, इसका जो पब्लिशमेंट ईयर है वो 2011 है और इसके जो सह लेखक है वो अरुण तिवारी जी हैं। अगला जो है बुक हमारा APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित द साइंटिफिक इंडियन एंड ए 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो ये इसका पब्लिशमेंट ईयर है 2011 और इसके जो सह लेखक है YS राजन है। अगला जो बुक है वो फेलियर टू सक्सेस लीजेंडरी लाइव्स, इसका पब्लिशमेंट ईयर 2011 और जो है अरुण तिवारी इसके सह लेखक हैं। ठीक है, अगला जो बुक है वो टारगेट 3 बिलियन है और पब्लिशमेंट ईयर 2011 और सह लेखक सृजन पाल सिंह है। अगला जो बुक है यू आर यूनिक स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शंस, पब्लिशमेंट ईयर 2012 SN कोहली पूनम। अगला जो बुक है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स, ठीक है, पब्लिशमेंट ईयर 2012। अगला जो बुक है वो है इंडोमिटेबल स्पिरिट, पब्लिशमेंट ईयर 2013। अगला जो बुक है स्पिरिट ऑफ इंडिया, पब्लिशमेंट ईयर 2013। अगला जो बुक है वो थॉट्स फॉर चेंज वी कैन डू इट, पब्लिशमेंट ईयर 2013। सह लेखिका हैं S शिवाथानु पिल्लई। अगला जो बुक है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, ठीक है, पब्लिशमेंट ईयर 2013। अगला जो बुक है वो गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, पब्लिशमेंट ईयर 2014। और अगला जो बुक है वो मैनिफेस्टो फॉर चेंज, पब्लिशमेंट ईयर 2014। इसकी जो सह लेखिका हैं वो V पोनराज हैं। ठीक है, आइए कुछ अगले बुक पर नज़र डालते हैं। फोर्ज योर फ्यूचर कैंडिड, ठीक है, फोर्थ राइट इंस्पायरिंग, पब्लिशमेंट ईयर 2014। और उसके बाद अगला जो बुक है बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया, पब्लिशमेंट ईयर 2014। द गाइडिंग लाइट अ सलेक्शन ऑफ कोटेशन फ्रॉम माय फेवरेट बुक्स, पब्लिशमेंट ईयर 2015। अगला जो बुक है वो रेगनाइटेड साइंटिफिक पाथवेज टू अ ब्राइटर फ्यूचर, पब्लिशमेंट ईयर 2015। सह लेखक है हमारा सृजन पाल सिंह। अगला जो बुक है द फैमिली एंड द नेशन, पब्लिशमेंट ईयर 2015 और सह लेखक है आचार्य महाप्रज्ञा। और लास्ट जो बुक है वो ट्रांसडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, पब्लिशमेंट ईयर है 2015 और सह लेखक है अरुण तिवारी। तो इस तरीके से ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट बुक्स थे जो कि APJ अब्दुल कलाम पर बेस्ड थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और जब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक खुद में मोटिवेशन नहीं आता है। ठीक है, तो इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहें। और मैं APJ अब्दुल कलाम साहब की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ अपने वीडियो का समापन करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वे हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। ये अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक है, तो इन्हीं कोटेशन के साथ मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ। आई होप आप सबको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है रुपेश एडुटेक। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.